चलिए बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, थर्ड लेक्चर ही है, समझ में आ रही है। 42 मिनट का मैंने क्या किया है, थर्ड लेक्चर में डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड लेक्चर का ही पार्ट है। लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, कोई दिक्कत, सब ठीक ठाक, चिंता नहीं करना है बाबू। क्वालिटी पर मत जाइए, मेन फोकस करिए पढ़ाई पे। लाइट कट गया, हम कोई अपडेटर तो है नहीं, वीडियो एडिटर है नहीं कि वीडियो एडिट करने कैसा, तो हमको बाबू वीडियो एडिट करने नहीं आती है। सच्चाई बात आपको सामने रख रहा हूँ, समझ में आ रही है। या आप लोग के ऊपर निर्भर करता है, कोई दिक्कत। थर्ड लेक्चर का ही वीडियो है, इसीलिए हम लेक्चर नहीं हटाए हैं। देखो लेक्चर नंबर थर्ड ही है, समझ में आ रही है। बट टिंडल इफेक्ट बता रहे थे, लाइट की प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए हम लोग क्या करता हूँ, इसको फोर्थ में डाल दूंगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत। तो चलिए ज़्यादा देर का नहीं है वीडियो, 20-22 मिनट का तो वीडियो ही है ये, समझ में आ रही है। लास्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग चले हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताना है, रेनबो बताना है, ब्लू कलर क्यों होता है आकाश का, सनसेट और सनराइज के समय सूरज लाल दिखता है, यही सब तो है, कहानी है, खत्म कहानी हो जाएगी। तो चलो टिंडल इफेक्ट को बता रहे थे, इससे पहले हम बता दिए हैं थर्ड लेक्चर में। जो बाबू सोच रहा है कि इसको लेक्चर 4 हम करके यूट्यूब पे डालेंगे, अगर सोच रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे ना तो इसके बाद वाला टॉपिक समझ में आएगा, उससे पहले वाला छूट जाएगी, इसलिए थर्ड लेक्चर ही देखे, या थर्ड लेक्चर का ही पार्ट है, कोई दिक्कत। चलिए स्टार्ट करें, तैयार हैं, चलो। द लाइट स्केटर बोले थे ना बाबू कि हमारे साथ बना रहिएगा, सॉरी बाबू उसके बाद से है। चलो टिंडल इफेक्ट, द लाइट स्केटर बाय पार्टिकल्स ऑन इट पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बता रहे थे कि लाइट क्या करता है, अपने ही पाथ में, ठीक है सब तो ठीक है, लाइट अभी चली गई थी। लाइट जो है ना अपने ही पाथ से स्कैटर्ड कर जाता है पार्टिकल के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। अब बाबू स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, इस पर बात करना था ना। जैसे ये हम लाइट को भेजे थे, यह लाइट जा रही है और अपने पार्टिकल से टकरा करके, पार्टिकल से टकरा कर अपने पाथ से क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई, नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोई दिक्कत, यह समझाए थे अभी, जस्ट समझाए थे, कोई दिक्कत मिटा दे। चलो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हेडिंग लगाइएगा कि क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हेडिंग लगा लीजिए। रिकॉम्बिनेशन तो बता ही दिए, अभी वही तो मिटा रहे हैं। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, चलो किताब में लिखा होता है। चलिए तो हेडिंग लगाइएगा क्या, तो हेडिंग लगाइएगा, ये सब क्या हो गया, यहू ससुरा बोर्ड लगता है बदलने पड़ेगा, देख रहे हो या दाग आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलो क्या करें, तो हम लोग लगाता हूं हेडिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो सुनो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट स्कैटरिंग कहने का मतलब है कि व्हेन व्हाइट लाइट नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन द ऑप्टिकल मीडियम इनिशियली इट्स कंपोनेंट ऑब्जर्व द इंसिडेंट लाइट इमिट्स आफ्टर द रेडिएशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऊपर से बाउंस कर गया होगा, मालूम है मुझे, चलो दिखाता हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहले स्टेटमेंट लिखने दो, उसके बाद डायग्राम से समझाएंगे ना तो समझ में आ जाएगी, यह सब बेहतर समझ में आएगा, कोई चिंता नहीं करना, बिंदास पढ़नी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो हम लिखता हूँ, उसके बाद समझाते हैं, लिखते चलो, लिखो। व्हेन इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन द ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम initial its component, observe the incident light, observe the incident light after emits the all possible direction. Initial its component observe the incident light after emits the all possible
आफ्टर इमिट्स द रेडिएशन, लिखो आफ्टर इमिट्स द रेडिएशन आफ्टर इमिट्स द रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे समझो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हमने क्या लिखा, तो हमने लिखा कि व्हेन इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन द ऑप्टिकल मीडियम, जब इंसिडेंट लाइट ऑप्टिकल मीडियम पे फॉल्स करते हैं तो जैसे कैसे समझाऊं, एक डायग्राम से समझाऊंगा, दिया हुआ किताब में बड़ा अच्छा डायग्राम, कि जैसे यहां से बाबू हमने क्या लिया, अब समझो, लिखो नहीं, सोर्स ऑफ लाइट, इसको हमने बोल दिया सोर्स ऑफ लाइट, और यहां पे क्या कर दिया, कन्वेक्स लेंस लगा दिए, और यहां हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस लगाने के बाद, ठीक है, एक मिनट बाबू, इसको अच्छा से डायग्राम बनाने दो, ठीक है, जैसे जैसे डायग्राम बना रहे हो वैसे वैसे सीखते चलिए। यहां पर हमने क्या किया, एक ग्लास को बना लिया, कोई दिक्कत, इस ससुर चलिए नहीं रहा है मार्कर, इंक का डाले पड़ेगा। यहां से हमने क्या किया, कपड़ा भींगा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, सुनो, यहां से हमने ग्लास बनाया, और इस ग्लास में क्या किए, सल्फेट का कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, यह में क्या किए, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन लिखो, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, जिससे लाइट पास कर जाए आसानी से, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, सल्फेट लिखो, सल्फेट का क्या किए, कोलाइडल सॉल्यूशन लिए। फिर उसके बाद में यहां पे दो हमने कार्डबोर्ड रखा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बाबू, यह एक्सपेरिमेंट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। उसके बाद में यहां पर दूसरा हमने कार्डबोर्ड लिया, फिर यहां से एक लेंस लगा दिए, सिमेट्री लगाइएगा, थोड़ा सा यहां पर भी बना लेता हूं बड़ा, ठीक है, इस तरह से बनाया। उसके बाद में कार्डबोर्ड है, लिखो यहां पर कार्डबोर्ड, देखो चले लगा ना मार्कर, भींगा हुआ था बोर्ड, यह कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और यहां पे स्क्रीन बनाया। डायग्राम समझिएगा, अब देखो क्या होगा, ठीक है, अब ध्यान से देखो है क्या, इतना समझ में आई बात तो अच्छी बात है। यहां से हमने क्या किया बाबू, लाइट को भेजना स्टार्ट किया, जितना लाइट को है आप भेज सकते हैं। तो यहां से इंसिडेंट लाइट क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट से गया, जब लेंस से पास करेगा तो यह कन्वेक्स लेंस है, पैरेलल होगा ना, तो सुनो, यहां से पैरेलल लाइट पास करा दिया, पैरेलल लाइट पास करा दिए। अब जब पैरेलल लाइट पास कराए तो देखो क्या होगा, यह पैरेलल लाइट जब पास कराए, इसको फिर इस डायग्राम की हेल्प से इसको देखना कितना बिंदास समझ में आएगा। और यह वाइट, यह जो है व्हाइट लाइट, यह कैसा लाइट है बाबू, व्हाइट लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, कैसा लाइट है, व्हाइट रे बोल दे, चलो व्हाइट लाइट है। तो यह व्हाइट लाइट क्या करेगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इमिट्स करेगा, ठीक है, ब्लू कलर का क्या करेगा, इमिट्स करेगा, तो इधर भी इस तरह से जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यही ना होगा, इसमें भी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यह जाएगा, बना लेना और सब जितना बनाना होगा, यहां पर जाएगा, यहां पर भी इमिट्स करेगा, वही तो लिखे हैं जो ऊपर डिफिनेशन, यह इमिट्स कर गया, समझ में आ रही है, ब्लू कलर इमिट्स, लिखो इमिट्स ऑफ ब्लू कलर, या ब्लू कलर का इमिट्स हो रहा है, फैल रहा है, समझ में आ रही है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। फिर यहां से क्या किया, कार्डबोर्ड को थोड़ा सा ऊपर बना लो, कार्डबोर्ड के अंदर से पास नहीं करना है, सिमेट्री बनाना, यहां पे लाइट गया, यह और फिर इसको भी हटाना पड़ेगा थोड़ा सा कार्डबोर्ड को, ठीक है, या C1 कार्डबोर्ड बोले, इसको C2 बोले। अब देखो
यहां से लाइट पास किया, व्हाइट लाइट यह पास कर रहा है। अब यहां पर स्कैटर्ड हुआ बाबू, यहां पर व्हाइट लाइट ना है, डायग्राम को समझते चलिए। यहां से सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट लाइट पास कराए, यह इमिट्स ऑफ ब्लू कलर। तो जैसे ही यह क्या किया, इस सॉल्यूशन से, यह सॉल्यूशन है बाबू, किसका सॉल्यूशन है, तो यह सॉल्यूशन है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट का। तो यह ब्लू कलर का इमिटेशन होने लगा, और उसके बाद फिर कार्डबोर्ड लगाए, कन्वेक्स लेंस लगाए, तो यह ब्लू कलर का लाइट जो है इस स्क्रीन पे पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, यहां पर जो है ना, यह रेड कलर देगा, रेड कलर देगा। समझ में आई बात, यह जो है रेड कलर देगा। इसी बात को हमने क्या किया है, लिखा है यहाँ पे कि व्हेन इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन द ऑप्टिकल मीडियम, जब इंसिडेंट लाइट इस ऑप्टिकल मीडियम से क्या करता है, पास करता है या पड़ता है, इसी को ऑप्टिकल मीडियम बोल दिया। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम इनिशियली जो था लाइट वही, इन इट्स कंपोनेंट ऑब्जर्व द इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंटल लाइट तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, यस और नो, इंसिडेंट लाइट ही ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व द इंसिडेंट लाइट आफ्टर इमिट्स, इमिशन के बाद, ठीक है, इंसिडेंट लाइट ही ऑब्जर्व किया। यह लाइट इंसिडेंट था, तो यह तो इंसिडेंट ना होगा बाबू, ऐसा ना कि कलर सर बदल गए हो, कलर तो बदलेगा ही, ठीक है। इमिट्स आफ्टर इमिट्स द रेडिएशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और यह सभी डायरेक्शन में देखो क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यही रेडिएशन को, स्कैटर्ड को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और सेकंड लेंस से हमने पास करा दिया, इसको L2 बोल दिया और इसको L1 बोल दिया लेंस, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ स्क्रीन लगाए ना तो रेड कलर हमको मिला, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अर्थात स्कैटर्ड कर जाना। जब इनिशियली लाइट ऑप्टिकल मीडियम से पास करता है ना, तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इमिट्स करते हैं। समझ में आई, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसी के लिए नोबेल साहब, रमन साहब को नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, 1930 में। यह दो तरह के होता है बाबू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लिखे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है नहीं दिया हुआ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला होता है इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और सेकेंड होता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला होता है इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट और दूसरा होता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझ में आई, नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, दोबारा समझा दे। जब इंसिडेंट लाइट ऑप्टिकल मीडियम पे पड़ता है या पास करता है, इनिशियली जो लाइट है वही लाइट पड़ता है, तो क्या होता है बाबू, इमिट से के बाद, मतलब कि इमिट जो फैलता है ना, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो इंसिडेंट लाइट को ही ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद यह पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर्ड करता है, जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। व्हाइट लाइट, सीधा बोलना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट किसी से पास किया ऑप्टिकल मीडियम, ऐसा मीडियम जिससे पास कर जाए लाइट, तो पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर्ड करता है, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और पार्टिकुलर अरेंजमेंट करेंगे रमन साहब, देखो थोड़ा सा देखो, यदि आए हैं तो सीख लो। जैसे देखो होता क्या है बाबू, शॉर्ट वीडियो में समझा देना कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअल बात को समझो। परीक्षा के समय आप कमेंट करिए, मैं एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा 1 घंटा में यह वीडियो को, ठीक है, पूरा क्लास ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड। पहले सीख लीजिए, आए हैं तो सीख लीजिए, समझ में आई बात। ऐसे ही नहीं बोल रहा है बाबू कि 10th बेसिस पे किसी का भी एग्जाम होगा, ओलंपियाड का दीजिए चाहे कुछ का दीजिए, पढ़ाया हुआ में से आएगा ही आएगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं ना पढ़ा हूं, हम तो दिए हैं एग्जाम को। सुनो, देखिए अब क्या देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट और इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यह होता है इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट
कि such types of scattering of light in which wavelength of incident light is equal to the wavelength of transmitted light. Wavelength of transmitted light is called a scattering of light. A scattering of light. समझ में आई बात? वैसा लाइट जिसका वेवलेंथ इंसिडेंट का और जो ट्रांसमिट कर रहा है दोनों का वेवलेंथ बराबर हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इलास्टिक स्कैटरिंग। और उसके बाद में आता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? सच टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन विच such types of scattering of light in which wavelength of incident light, उल्टा होगा, wavelength of incident light not equal to wavelength of transmitted light are called inelastic scattering of light for particular arrangement the wavelength of for particular arrangement the wavelength of incident light या incident ray change, then this work for Indian scientist, लिखते चलिए, इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन बाय नोबेल प्राइज। देन दिस वर्क फॉर इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन बाय नोबेल प्राइज in 1930. So it is called Raman effect of a scattering of light। मतलब समझे हमने क्या लिखा? देखिए कहानी को ही पूरा लिख डाले। इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या था कि इलास्टिक स्कैटरिंग में था कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, यही ना, कि ट्रांसमिटेड लाइट का वेवलेंथ और इंसिडेंट लाइट का दोनों का बराबर होता है, तो उसको इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का बराबर नहीं होता है, लेकिन फॉर पार्टिकुलर अरेंजमेंट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंज, इंसिडेंट रे चेंज, कुछ अरेंजमेंट में इंसिडेंट रे का वेवलेंथ चेंज कर जाता है। और इसी वर्क के लिए, इसी अरेंजमेंट के लिए इस पर वर्क किए थे सीवी रमन, इंडियन साइंटिस्ट थे, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट बाबू थे जिसको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। सवाल आया हुआ है जीके में, पूछता है कि पहला बार नोबेल प्राइज किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। 1930 में इनको मिला था। समझ में आई बात? 1965 में किसे मिला था? हरगोविंद खुराना जी को मिला था, अमर्त्य सेन को मिला था, उसके बाद में मदर टेरेसा को मिला है, और अभी फिर इधर मिला है बाबू मेडिसिन में। समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो फॉर पार्टिकुलर अरेंजमेंट देन
द वर्क फॉर इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन बाय नोबेल प्राइज इन 1930। इसी वर्क के लिए क्या किए थे रमन साहब जो है ना काम किए थे इसी पर, और इन्हीं के कारण इसको क्या किया गया था, नोबेल प्राइज मिला था। पहला ऐसा इंडियन साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिली, इसीलिए हमको इसको क्या हम लोग इसको, सॉरी बाबू आराम से, रमन इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग रमन इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, उसके बाद बता देता हूँ रेन ड्रॉप्स और रेनबो वगैरह, उसके बाद में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और बता देंगे सनराइजेस सनसेट के समय क्यों ऐसा होता है। खत्म हो जाएगी टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा वीडियो बनेगा। चलिए आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 12 से 14 मिनट में टॉपिक ही समाप्त हो जाएंगे। बाबू थर्ड लेक्चर है, खत्म तो हम कर देते, बोले थे ना थर्ड लेक्चर में कि इसी टॉपिक में। क्या करें, लाइट की प्रॉब्लम आ गई, क्या करोगे। मान के चलो यहाँ पर हारे, फिर से लाइट कट जाएगी, ठीक है, तो फिर से इसको अपलोड कर देंगे, फिर से 5वां लेक्चर थोड़ी लगाएंगे, जो बच जाएगा उसको बढ़ा देंगे। आप लोग समझ सकते हैं, हमारे साथ जो पर्सनली जुड़ा हुआ है ना, उसको समझ में आ रहा होगा कि क्या बता रहे हैं। जो आप कोचिंग क्लास में पढ़ रहे होंगे ना, तो एक्चुअल थोड़ा सा आप क्या करिएगा ना, आप कंपेयर करिएगा थोड़ा सा नोट्स से, और आप सोचिएगा, एक्चुअल अपने दिल से पूछिएगा ना, दिल में तो कोई और बैठी हम समझ रहे हैं, लेकिन पूछिएगा कि जो हम ठगे जा रहे हैं कि ठगा रहे हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें, हमारे बात पे बिलीव ना करो बाबू, तुम खुद कंपेयर करो, खुद सोचो। समझ में आई। अगला हेडिंग लगाइए रेन ड्रॉप्स, और इसी में बता देंगे रेनबो, रेनबो क्या होता है, और तब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बता देंगे, रिफ्लेक्शन होता है ना, और बात कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए तो देखो हेडिंग लगाइए रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंद गोल होती है, ऐसा क्यों, सरफेस टेंशन के कारण। पृष्ठीय तनाव, जब हम लोग पानी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो पानी जो है कम स्पेस फेंकना चाहता है। समझ में आई बात। वर्षा की बूंद गोल होती है सरफेस टेंशन के कारण। कोई दिक्कत, तो हेडिंग लगाओ रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदे, ये पानी की बूंदे। चलो तो देखो वर्षा की बूंद, यहां पर बूंद बना रहे हैं वर्षा का, वर्षा का बूंद गोल होता है, क्यों, रेन ड्रॉप्स इज राउंड इन शेप, वाई, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है। यहां से दूसरा रेन ड्रॉप्स बनाया, कोई दिक्कत, सिमेट्री बनाइएगा, जरूरी थोड़ी है, लेकिन अपना से आशा करिएगा कि सिमेट्री ही बना दे। यह रेन ड्रॉप्स बनाए, कोई दिक्कत, और यहां से देख रही है वो, आप जरबर बना दें। चलो यहां से ऐसे, यहां हमने क्या बना दिया, अब जरबर बना दिए, अब जरबर बना दिया इस पॉइंट को। अब देखो होगा क्या, यहां से बाबू व्हाइट लाइट गया, यह जाएगा तो यह रिफ्लेक्ट करेगा इस सरफेस से, और रिफ्लेक्ट करके देखो ऑब्जर्वर के पास सीधे जाएगा रिफ्लेक्ट करके। ऑब्जर्वर ऐसे देखेगा, वर्षा के बाद आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष को रेनबो कहते हैं। कैसे बनता है से देखो, इसको हमने बोला क्या, इसको हमने बोला बाबू सेकेंडरी रेनबो। रेनबो दो तरह के होता है, यह है सेकेंडरी रेनबो, फर्स्ट का दो हमने सेकेंडरी रेनबो बनाया, और फर्स्ट का दो जो है ना, यही रेनबो का शेप ना इस तरह से होता है। बचपन में हम लोग सोचते थे ना रेनबो को, जो इंद्रधनुष बनता था कि पानी भूमि से खींचा जा रहा है, यही ना, ऐसा ऐसा सिखाया जाता था, गार्जियन सिखाते थे कि पानी खींचा रहा है, जो हमारे गॉड है भगवान जी पानी खींच रहे हैं, यह जब इंद्रधनुष बनता था तो। कोई दिक्कत, उसके बाद में यही सब तो बताया ही जाती था कि मुंह नोचवा आ जाएगा, चोटी कटवा आ जाएगा, समझ में आ रही है। खैर यहां से इसको हमने बोल दिया प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो सब बिहार में ही होता है, पता नहीं क्या क्या कटता है। यहां से यह व्हाइट लाइट गया, यह टकराएगा, और फिर से यहां से
आप स्केल से बनाइएगा, अच्छा रहेगा, बेहतर आप हमसे डायग्राम बनाते हैं मैं जानता हूँ, और ना यदि बनता है तो उससे जरूर बनवा लीजिएगा, वो बहुत सुंदर बनाती है। कोई दिक्कत? यहाँ से यह लाइट आई, ध्यान से समझते चलो। इसको हमने व्हाइट लाइट बोला है बाबू, व्हाइट रे बोला। और इस तरह से यह डिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के, और प्राइमरी रेनबो में सीधे गेट टकराया होगा, खटाक से ऑब्जर्वर देखा होगा। और यहां से भी यह देखो, समझ में आ रही है, यह व्हाइट लाइट, और यहां से यह रिफ्लेक्ट करके ऑब्जर्वर के सीधे आंख पर आया। और इसको हमने क्या बना लिया, यह वाला एंगल कुछ बन रहा होगा, यह बन रहा होगा, यह बन रहा होगा, और यह बन रहा होगा। इसको हमने सरफेस बोल दिया, सरफेस बोल दिया, या इसी को सरफेस बोलो या स्क्रीन बोलो, जो बोलना है बोलो। इसी को बाबू रेन ड्रॉप्स बोलते हैं। रेनबो क्या होता है, रेनबो से समझो। कहाँ पे लिखे रेनबो को, वहां पे लिखे डिफिनेशन। देखो होता क्या है, द कलर्ड एक्ट और स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, spectrum of white light viewed the colored act or spectrum of white light viewed by observed immediately, वहां नहीं हटेगा, immediately after the rainfaller, immediately after the rainfaller back is sun, immediately after the rainfaller back the sun is called रेनबो। समझ में आई बात? हमने लिखा कि द कलर्ड एक्ट और स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट viewed by observed immediately after the rainfaller back the sun is called रेनबो। वर्षा के बाद आकाश में बनने वाला जो स्पेक्ट्रम का कलर होता है, इंद्रधनुष होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेनबो। वर्षा के बाद आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष रेनबो कहलाता है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही रेन ड्रॉप्स ही तो बच्चा को समझाया जाता है। यहाँ से व्हाइट लाइट गया, यह डिफ्लेक्ट किया, ऑब्जर्वर यहाँ देखा, एंगल बनता है इसके साथ बाबू 40 बनता है, 42 बनता है, 52 बनता है और 55 बनता है। ठीक है, एक बार जानते हो ओलंपियाड में क्या पूछा था कि सेकेंडरी रेनबो के बीच का एंगल कितना होता है। सेकेंडरी रेनबो, दो सेकेंडरी रेनबो जो होता है ना, उसका एवरेज एंगल। तो देखो सेकेंडरी रेनबो 52 और 53, एंगल सेकेंडरी एस बोल दिया तो 42 प्लस कितना है, 52 प्लस 53 है बाबू, 52 प्लस 53। यह सब जो है ना 12th में पढ़ना, 11th में नहीं, बाई 2 से, और इसको जो आएगा काट के वह आंसर होगा, कितना होगा 105/2। ठीक है, 52 दशमलव समथिंग आएगा ना, 52.5। कोई दिक्कत? और उसके बाद में अगला होता है प्राइमरी का निकालोगे तो कितना, 40 और 42/2 काटेंगे तो 81/2 बराबर 41 डिग्री। समझ में आ रही बात? यही तो एवरेज एंगल होता है, दो सेकेंडरी रेनबो का और दो प्राइमरी रेनबो का। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेन ड्रॉप समझ में आई, वर्षा की बूंद। और वर्षा की बूंद कैसे बनाएगा आपका रेनबो, तो लिख तो दिया, द कलर एक्टर स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट viewed by observed immediately after the rainfall back the sun is called रेनबो। वर्षा के बाद आकाश में बनने वाला ईंधन जब सूरज निकलेंगे, जरूरी नहीं कि जब जब वर्षा हो तब तब रेन ड्रॉप्स के कारण क्या करे आपका रेनबो बनो, यह कोई जरूरी नहीं है। वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष जब बन रही है उसी को हम लोग बोलेंगे रेनबो। यह जरूरी नहीं कि बरसात हुआ और आप चल जाइएगा रेनबो दिखने। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करते हैं बाबू के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दें। अब है अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और उसके बाद में कहानी हो जाएगी आपका यह टॉपिक का समाप्त, और हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे कल से, बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आपका कहीं पर भी साइंस में डाउट नहीं रहने देंगे। कोई दिक्कत? यह 19वां लेक्चर है बाबू। पहले हमने पढ़ाया इलेक्ट्रिसिटी, फिर पढ़ाया लाइट, फिर पढ़ाया मैग्नेटिज्म, और आज जो है देखिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं।
ठीक है, अब तक तो खत्म हो जाता, बीच में लाइन की प्रॉब्लम आ गई थी। हेडिंग लगाइए एटोमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटीओ एटोमॉस्फेरिक, स्पेलिंग देख लीजिएगा। एटोमॉस्फेरिक ऐसा ना कि सर ओ ज्यादा हो गया तो ओ छूट गया, ATMO होता है, ATMO होता है, देखो ATMO एटोमॉस्फेरिक, ATMO SPHERIC हो गया ना। एटोमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, चलिए एटोमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो एटोमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है कि द रिफ्रैक्शन काउज्ड बाय द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटोमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात? तो लिख डालो एटोमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन caused by the refraction caused by the earth atmosphere the refraction caused by the earth atmosphere is called atmospheric रिफ्रैक्शन मतलब समझ में आई बात? द रिफ्रैक्शन कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, एस लगा दे, अर्थ के एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब क्या कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसका काउज बताए बाबू क्या क्या होता है? इसी के कारण जो है ना, इसी के कारण कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही क्या होता है। तो देखो एग्जाम्पल में पहला जो है ना, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं, ऐसा होता नहीं है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, स्कैटरिंग के लिए हम बताएंगे वह कैसे स्कैटर्ड करता है, ठीक है। द स्टार सीम हाई यर देन द एक्चुअली आर, ठीक है, जैसे द स्टार सीम्स, और देखो द स्टार्स सीम्स हाईली, ठीक है, हाईली देन दे एक्चुअल आर, सीम होता है देखना, हाईली देम एक्चुअल आर, समझ में आई बात? द स्टार सीम्स हाईली देम एक्चुअल आर मतलब क्या कि स्टार जो है ना, तारे, वह एक्चुअल में क्या होता है, अपने जहां पे होते हैं वहां से ऊपर दिखता है। यही आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही, ठीक है, जिस पॉइंट पे होता है वहां से ऊपर देखते हैं स्टार, इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और आकाश का नीला रंग होता है ना बाबू, वह तो होता है कि जैसे आपका देखो व्हाइट लाइट, क्या हुआ, व्हाइट लाइट ऊपर सन से आया, ठीक है, सन से ऊपर से व्हाइट लाइट आया, और यह व्हाइट लाइट जैसे ही सरफेस में क्या करेगा, अर्थ के तरफ चलेगा, तो व्हाइट लाइट का जो है ना डेविएशन होगा, और डेविएशन हो करके जो ब्लू लाइट होता है ना, वह हमारे आंखों तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण आकाश जो है ना वह ब्लू दिखता है। कोई दिक्कत? तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं, दिखा देता हूं कि ब्लू कलर ऐसा क्यों होता है। उसके बाद में एक और दिखाए, सूरज जो है ना सूर्योदय से 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखता है, ऐसा क्यों? तो देखो यहां पर द सन appears 2 मिनट बिफोर सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर सनसेट। अब देखो यह होता क्या, थोड़ा सा समझ लो, यह भी समझ लो। द सन अपीयर्स 2 मिनट बिफोर सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर सनसेट, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद सूर्य दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है? तो सुनो, मान के चलो यह आपका एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, कोई दिक्कत? यहां पर इसको हम ऊपर मान लिए, एबव हॉरिजॉन्टल को, एबव
हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे क्या है, सन है, यह सन है, सूरज, और यहाँ पर बिलो मान लिए, बिलो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर भी सन है, कोई दिक्कत, और यहाँ से मान के चलो यह कौन है, यहाँ पे जिसको बना दो तुम्हारी क्या है, मान के चलो जो मानना है मानो, यहाँ पर गर्ल है, ठीक है, फ्रेंड मत लगा देना, यह गर्ल है, कोई बॉय भी देख सकता है। अब यह गर्ल जो है सन को देखती है, तो 2 मिनट पहले, सूर्योदय के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, इसको हमने सनसेट बोल दिया बाबू, सनसेट, और इसको हमने बोला सनराइज, ठीक है। यह जब देख रही है तो क्या है, दिखाई देता है सन, सूर्योदय होने से मान के चलो सूर्योदय 6:30 पे हो रही है, तो 6:28 पर ही सूर्य दिख जाता है, यह एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही। और मान के चलो सूर्यास्त हो रहा है आपका 5:45 पर, तो 5:47 तक सूरज दिखता है, 2 मिनट बाद तक भी दिखता है। तो ऐसा क्यों, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ब्लू कलर स्काई का क्यों होता है और सूरज लाल क्यों देखता है सनराइजेज और सनसेट के समय, और आपका टॉपिक का अंत हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आई बाबू, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन कॉज बाय द, कोई दिक्कत सॉरी, चलिए मिटा दे। कभी बाबू लाइन कट जा रहा है, तो कभी ससुरा के बैटरी लो हो जा रही है, हम क्या करें। लेकिन फिर भी अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया है, तुझ में दम तो उसे पा कर दिखा, लिख दे खून से कामयाबी की कहानी और बोल किस्मत को है तुझ में दम तो मिटा के दिखा। समझ में आई बात। किस्मत को कभी नहीं कोसना है, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, हर हाल में हम आगे बढ़ना है हम सबको, ठीक है। इसीलिए बाबू मेहनत लगातार करिए, ठीक है। क्योंकि ये पड़ोसी कहता है, बहुत दिन बाद याद आ रही है, पड़ोसी कहता है कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा ये लड़का तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। आए हैं तो सीख करके जाइएगा। चलिए लास्ट टॉपिक हेडिंग लगा लीजिए, सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइजेज एंड सनसेट। ऐसा क्यों, सुनो। सन appears red during sunrises and sunset, ठीक है। सन appears red during sunrises and sunset। सन जो है ना वह आपका लाल दिखता है सनराइजेज और सनसेट के समय। ऐसा क्यों, तो सुनो ऐसा क्यों दिखता है। यह मान के चलो आपका अर्थ है, यहाँ पे आप है, यह बहुत हाई दूरी पर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई दिक्कत, बस 2 मिनट और बना रहिए, उसके बाद सिखा देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। यहाँ से भी यह भी लॉन्ग डिस्टेंस है बाबू, लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर इसको हमने बना लिया सनसेट, और यहाँ पे सूरज बना दिए सन, कोई दिक्कत, और यहाँ पर भी बना दिया सन, और इसको बोल दिया सनराइज सुबह के समय, और सनसेट, सनसेट मतलब कि शाम के समय, और यहाँ पे बना दिया बीच में दोपहर के समय एट द नून, यहाँ पर भी सन बना दिए, कोई दिक्कत। इस तरह से बनाता है सब, एट द नून, एट नून दोपहर के समय। अब देखो होगा क्या कि यह तो स्काई है, आकाश है, और आकाश ब्लू देखता है।
ऐसा क्यों? तो समझो, पहले आकाश ब्लू क्यों दिखता है वह भी समझ लो। जैसे यहाँ पे आपका अर्थ है, समझाने में बेहतर होगा, यह अर्थ है और यहाँ पे आपका सन है। डायग्राम से समझ लीजिए, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सन से यहाँ व्हाइट लाइट आई, व्हाइट रे आई, यहां से भी सन से व्हाइट रे आई। व्हाइट रे आई कहां तक आई? पृथ्वी पे आई। कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं बाबू पृथ्वी तक सन को लाइट पहुंचने में। 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं। यह व्हाइट रे आया, कोई दिक्कत? अब यह आकाश है, स्काई। जैसे ही यह आया कि नहीं, तो यहां से क्या होगा? स्केटर्ड होगा आपका ब्लू कलर। लाइट जो है ना, यह ब्लू कलर स्केटर्ड कर जाता है। जैसे ही यह लाइट यहां से व्हाइट लाइट पास किया आपका किधर? सरफेस की तरफ, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा और ब्लू कलर स्केटर्ड कर जाएगा इस चारों तरफ, और ब्लू कलर स्केटर्ड कर जाएगा। ब्लू कलर का क्या हो रही है? स्केटर्ड हो रही है बाबू, जिसके कारण तुम यहां पर हो अर्थ के सरफेस पे, और जब यहां से तुम देखोगे ना, तो आकाश जो है वह कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। समझ में आई बात? स्केटर्ड कर गया लाइट। तो कोई पूछेगा ना कि आकाश नीला क्यों दिखता है, तो व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, देन व्हाइट लाइट कैन बी स्कैटर्ड, व्हाइट लाइट बी स्कैटर्ड एंड इमिट्स द ब्लू लाइट, एंड ब्लू लाइट कम्स टू द हेयर, सो स्काई अपीयर्स ब्लू। यस और नो? समझ में आई बात? कि मतलब कि जब व्हाइट लाइट सन से पास करता है, जनरली मेन तो व्हाइट लाइट होते हैं, 7 कलर में बढ़ता है, पीछे बताए भी। यह व्हाइट लाइट क्या होता है बाबू? स्केटर्ड कर जाता है, और स्केटर्ड करके ब्लू कलर जो है ना फैल जाता है चारों में तरफ, आकाश में फैल जाता है। समझ में आई? जिसके चलते जब आकाश को ऐसे करके देखते हो तो ब्लू दिखता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर भी यही है, या स्काई है ये सब, और ऊपर सन है। सुनो, तो यहाँ पर सन कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा दोपहर के समय। अब देखो क्यों दिखेगा। सुनो, यहां से तुम हो, यहां पे मान के चलो तुम हो, सपोज यहां पे गर्ल थी ना, तो चलो गर्ल को ही रखते हैं। यहां पर जब सनराइज के समय, सूरजोदय के समय तुम देख रहे हो, तो मेनली रेड लाइट रीचेस अस। यहां पर मेनली कौन सा लाइट पहुंच रहा है बाबू? जो कलर तुम देख रहे हो ना, एक्चुअल में व्हाइट लाइट का डिफ्लेक्शन ही है वह। व्हाइट लाइट का स्केटर्ड के कारण ही जो कलर तुमको दिखाई दे रहा है ना, वह दिख रहा है, नहीं तो एक्चुअल में व्हाइट कलर ही होता है। आकाश नीला दिखता है, समझ जाना कि व्हाइट कलर स्केटर्ड कर गया होगा और ब्लू कलर आपका फैल गया होगा, जिसके कारण हम देख रहे हैं तो आकाश ब्लू है। ठीक है? ऐसा होता नहीं है, केवल स्केटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा, स्केटरिंग और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। समझ में आ रही है? बोलो। उसके बाद में देखो, मेनली रेड लाइट रीचेस अस, और यहां पर देखो ब्लू लाइट क्या कर गया? स्कैटर्ड कर गया। यह ब्लू लाइट है। ब्लू लाइट, आकाश कैसा दिखने लगेगा? नीला। फिर से समझो, आकाश नीला दिख रहा है, और रेड लाइट जो है ना, सूर्योदय के समय तुम्हारे आंखों तक पहुंच गया, इसलिए सूरज कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। यह सब एक्सपेरिमेंट है। और उसके बाद में यहां पर देखो, दोपहर के समय सीधे, समझ में आ रही है? व्हाइट लाइट सीधे आए और सीधे पार कर जाएगा। परपेंडिकुलर जो लाइट आता है वही ना पार कर जाता है। तो तुमको सन कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा दोपहर के समय। सवाल में ही पूछता है कि सनराइज और सनसेट, दोपहर का है ना पूछता है। दोपहर भी मैंने बता दिया, क्योंकि नॉर्मली लाइट पास कर रहा है ना, नॉर्मली सरफेस पर पड़ा और अपने ही मीडियम में वापस लौट गया। ठीक है? व्हाइट लाइट ही दिखेगा। और सनसेट के समय यहां पर भी कौन सा लाइट आएगा? मेनली रेड लाइट रीचेस अस। कौन लाइट पहुंच जाता है? रेड लाइट ही पहुंच जाता है, जिसके चलते सनसेट के समय सूर्योदय कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। तो बाबू जो लाइट स्कैटर्ड करके तुम्हारे आंख तक पहुंचेगा वही लाइट तुमको दिखेगा। और यही कारण है ना कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूरज लाल दिखता है। समझ में आई? बोलो। तो एक दिल भेजिए कमेंट में। कोई दिक्कत? तो एक बार रिकैप कर लूं। आकाश नीला दिखता है क्यों? तो बता देना, सन से व्हाइट लाइट आया, व्हाइट लाइट स्कैटर्ड कर गया, ब्लू कलर फैल गई, और वही ब्लू कलर हमारी आंखों तक पहुंच रही है। नहीं तो सीधा सीधी बात बोलना, व्हाइट लाइट जैसे ही प्रवेश करती है अर्थ के सरफेस की तरफ,
तो स्केटर्ड कर जाता है और ब्लू कलर की स्केटरिंग होकर के हमारे आंखों तक पहुंच जाती है, और जिसके चलते आकाश नीला दिखता है। जो कलर आपके आंखों तक पहुंचेगा वही कलर दिखाई देगा। जैसे सनराइज और सनसेट के समय स्केटर्ड करके ब्लू स्केटर्ड कर गया है और रेड कलर आपके पास पहुंच गया है, ठीक है, जिसके चलते सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिख रहा था। जैसे अभी बताए ना, बोलो सूरज लाल क्यों दिखता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय? तो बता दीजिएगा कि ब्लू कलर का लाइट स्केटर्ड कर जाता है। आकाश का रंग ब्लू होता है ना, स्केटर्ड कर जाता है ब्लू कलर का, और रेड कलर हमारे पास पहुंच जाती है आंख के पास, जिसके चलते सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज जो है ना वह लाल दिखता है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, डायग्राम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गई तो यहीं पर ही क्या करता हूँ, वीडियो को समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह बाबू तीसरा लेक्चर का ही पार्ट था, चलो मैं 4 लेक्चर में लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से हमने चैप्टर को कवर किया। आप जो है बाबू हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही, कोई दिक्कत। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का, चैप्टर 1 लाइव प्रोसेस। आज आपका फिजिक्स का अंत हो गया, ठीक है। हमने क्या क्या देखा फिजिक्स में? तो हमने फर्स्ट देखा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी देखा, इस पर 4 लेक्चर किए हुए हैं। उसके बाद लाइट देखा, इस पर 7 लेक्चर किए हुए हैं। मैग्नेटिज्म देखा, मैग्नेटिज्म देखा और इस पर 5 लेक्चर किए हुए हैं। और आज हमने क्या किया, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को भी देख लिया। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस पर हमने कई लेक्चर किया बाबू? 3, और इसको चौथा में डालेंगे तो 4 लेक्चर। बोलिए, और इतना ही में आपका पूरा फिजिक्स 10th का समाप्त हो गया। अगर 10th बेसिस पे कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा पढ़ाया हुआ ही रहेगा, ठीक है बाबू। फाउंडेशन बैच की तरह हमने फिजिक्स को पढ़ाया। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एग्जाम के टाइम बाबू कमेंट करिए, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 1.5 से 2 घंटा में, पूरे फिजिक्स को जितना है पढ़ाए, 7 4 11 5 16 4 20 सॉरी, यह जो है 20 लेक्चर में हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, पूरा फिजिक्स समाप्त कर दिया 20 लेक्चर में। आपको स्कूल में क्लास में सर जी पढ़ा रहे होंगे या कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे तो देखो साल भर पढ़ाते हैं एक ही टॉपिक को, हमने कितना दिन लिया। यदि 1 घंटा भी वीडियो को हमने, तो अभी ऐसा नहीं कि सब वीडियो 1 घंटा का डाला है, यदि 1 घंटा से भी जोड़ा जाए तो 20 घंटा, अर्थात 24 घंटा होती है बाबू, 1 दिन भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो पढ़िए तो सही, बिल्कुल अच्छा करिएगा। खाली कहने से नहीं होता है ना कि 90% मार्क्स को ला देंगे बाबू, उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर गए और सबसे देखे शॉर्ट लेक्चर, और उसके बाद में बच्चा करता क्या है, शॉर्ट लेक्चर को तुरंते देखना पसंद करता है और उसके बाद में वही शॉर्ट वीडियो देख के परीक्षा में चला जाता है। और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कितना आता है, जाएगा और पहला बार ही क्वेश्चन दिखेगा। तो ऐसा ना होता है बाबू, पढ़ाई जो है ना अच्छा से करने की चीज है, ठीक है। तो हमारे साथ बना रहिएगा, आप इसी तरह से नोट्स बनाते रहिए और समझने का प्रयास करिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हमने फिजिक्स को अंत किया। एक लेक्चर बाबू 20 गो लेक्चर किया। हम क्लास 12th को पढ़ाते हैं ना, तो 22 लेक्चर 24 लेक्चर एक चैप्टर पे चलता है। अब बताओ वह सब बच्चा कैसे पढ़ता होगा? समझ में आ रही है बात? जब 11th 12th का वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो हमारे साथ बना रहिएगा। कहीं कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं है आप, अर्थात यह कोचिंग क्लास दर्शाता है ना कि आप जो है ठगे जा रहे हैं, ठीक है। कंपेयर कर लीजिए इससे, बाहर नहीं रहेगा बाबू, इसी के अंदर में ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमने दिखाया। कोई दिक्कत तो बाबू हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आज हमने फिजिक्स को अंत कर दिया, इसलिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं, पूरा नहीं माननी है। कोई दिक्कत, हम बायोलॉजी का सेक्शन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यदि प्रॉब्लम होगा तो बोला जाएगा, कोई दिक्कत। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। समझ में आ रही है? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं।
तो चलिए बाबू, ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे, इसी तरह हमारे वीडियो में बना रहिए कि ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, जानकारी प्राप्त हो सके। समझ में आई बात? तो चलिए टाटा बाय बाय।